जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी विद शशि में। तो जैसा कि आपको पता है कि यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है जून का, वो 29 जून को होगा। उसका डेट भी आ गया है। तो उसी क्रम में एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमारे पास समय तो बहुत कम है। तो इसलिए जो मैंने नोट्स बनाया था, उस नोट्स को ट्रिक के द्वारा जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कम समय में बन सकता है उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और अपना नोट्स जो है ना, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आप इस वीडियो को देखें, फिर पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। और इस पीडीएफ में जो भी लिखी गई हैं उसको अपने नोट्स में शामिल करें, उसका रिवीजन करें। निश्चय ही पूरे दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि इससे कम से कम 10 से 12 मार्क्स आपके एग्ज़ाम में हर हाल में आएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। तो चलिए, ज़्यादा आपसे बातें नहीं करेंगे और ये कहेंगे कि अगर वीडियो लंबा होता है तो आप इसको 1.5 गुना स्पीड से देखें, बार बार देखें, रिवीजन करें ताकि ये आपको याद हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप यहाँ से देखेंगे जैसे कि एक भारत दुर्दशा जो नाटक है जो कि अपने सिलेबस में लगा है, उसमें एक कई बार आता है ना उसके भाग का नाम, तो हमें याद नहीं हो पाता है, या याद भी होता है ना तो हम भूल जाते हैं। तो उसके लिए हमने एक ट्रिक बनाया हुआ है, विषम अंक ग। ट्रिक क्या बनाया हुआ है? विषम अंक ग, ये ट्रिक है मेरा। अब इसे याद रखेंगे। तो बी से क्या है? बीथी, ठीक है। स से शमशान, म से मैदान, और अ से क्या है? अंग्रेजी सजा हुआ कमरा, क से क्या है? किताब खाना है, और ग से गंभीर वन का मध्य भाग। अब ये पांचों छो जो है ना वो लाइन से कैसे रहेंगे, इसके लिए आप यहाँ से देख लेंगे विषम अंक ग। दूसरी चीज़ क्या है कि जो आदमी फ्रेशर होंगे, जो सिलेबस को पढ़े ही नहीं होंगे, उन्हें ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। लेकिन जो आदमी तैयारी किए होंगे, सिलेबस पढ़े होंगे ना, उसको ये देखते ही समझ में आएगा और उसे लगेगा कि हाँ, चीज़ों को कितना आसान कर दिया गया है इस ट्रिक के माध्यम से। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम उनका क्रम भूल जाते हैं, लेकिन इसके आधार पर, इस ट्रिक के आधार पर हम क्रम नहीं भूल पाएंगे। अगला जो एक निबंध लगा हुआ है अपने सिलेबस में, जो कि शिव शंभू की चिट्ठी हैं, तो उस शिव शंभू के चिट्ठी में बाल मुकुंद जी उसके राइटर हैं, वो जो चिट्ठी लिखते हैं उसका क्रम क्या है, तो वो क्रम पूछता है। तो उस क्रम के लिए भी मैंने एक ट्रिक बनाया है, वो ट्रिक आप यहाँ से देख लेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं ना कि वो 5 लाइन बाई लाइन चिट्ठों का क्रम क्या है। क्रम देखना सबसे जरूरी है। तो पहला क्या है? बनाम लॉर्ड कर्जन। दूसरा क्या है? वायसराय का कर्तव्य। तीसरा है बंग विच्छेद। चौथा है लॉर्ड मिंटो का स्वागत। और पांचवा सर सैयद अहमद का खत। तो इसका ट्रिक देखेंगे, जो ट्रिक मैंने बनाया है, और ये ट्रिक्स आप याद रखेंगे ना तो इसका क्रम आपको याद रहेगा, वरना आप भूल सकते हैं। इसमें ट्रिक क्या है? लॉर्ड कर्जन ने वायसराय का कर्तव्य निभाते हुए बंगाल विभाजन करके लॉर्ड मिंटो का स्वागत किया, फिर सैयद अहमद को खत लिखा। ये देखेंगे, ये ट्रिक मैंने बनाया है। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप शिव शंभू के चिट्ठों का जो क्रम है उसको आप याद रख सकते हैं। अगला है भारतेंदु युगीन कवियों का क्रम याद करना, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, पिछली बार जून में ही पूछा गया था, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले भारतेंदु युगीन कवि देख लेंगे। बालकृष्ण भट्ट हैं, भारतेंदु हैं, प्रेमघन है, प्रताप नारायण मिश्र हैं, जगमोहन है, अंबिका दत्त व्यास हैं, राधा कृष्ण दास हैं। उनका आप डेट ऑफ बर्थ भी देख लेंगे, क्योंकि इसी क्रम से कई बार पूछता है और कहता भी है कि भारतेंदु युगीन जो कवि है ना, उनका जन्म काल के आधार पर क्रम लगाएं। तो इसलिए आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा गया है। एग्ज़ाम के अलावा अन्य जो भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम होते हैं किसी अन्य स्टेट के लिए या प्रोफेसर के लिए, उसमें भी ये सवाल पूछे जाते हैं। तो इसके लिए ट्रिक आप देख लीजिएगा, जो ट्रिक मैंने बनाया है। बाल भारतेंदु ने प्रेम से प्रताप कमाया और जग में अंबिका और राधा की पूजा किए। तो बा से बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु आ ही गए। प्रेम से प्रेमघन, प्रताप से प्रताप नारायण मिश्र, और जग में तो जगमोहन और अंबिका दत्त व्यास और राधा कृष्ण दास, ठीक है। तो आप यहाँ से देख लेंगे। फिर हम बात कर लेते हैं द्विवेदी युगीन कवि। तो द्विवेदी युगीन कवि, चूंकि भारतेंदु युगीन कवि तो हम लोग देख लिए, अब द्विवेदी युगीन कवि देख लेते हैं। इसमें पहला नाम किनका आता है? नाथुराम शर्मा शंकर का नाम आता है। उसके बाद श्रीधर पाठक का नाम आता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम आता है, हरिऔध, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही और मैथिली शरण गुप्त, ये सब द्विवेदी युगीन कवि हैं। इनका भी आप जन्म वर्ष देख लीजिएगा, मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। लेकिन अब हम देखते हैं जो मैंने ट्रिक बनाया है, उस ट्रिक से आप कैसे याद रखेंगे। तो क्या है? नाथुराम और श्रीधर ने महावीर को हरि के साथ गया के मैथिली के शरण में भेजा, ठीक है। यानी नाथुराम, देख सकते हैं, नाथुराम और श्रीधर ने महावीर को हरि के साथ गया के मैथिली के शरण में भेजा। इस पंक्तियों के माध्यम से आप इसको याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे ना, जो तार सप्तक है, जिसका संपादक जो थे अज्ञेय थे,
ठीक है। तो अब यहाँ से तार सप्तक के बारे में देख लेंगे और उसका भी ट्रिक मैंने बनाया हुआ है। तो पहला तार सप्तक की कवि देख लेंगे, और पहला तार सप्तक कब आया था? 1943 में आया था। तो इसमें देख लेंगे वात्स्यायन अज्ञेय हैं, रामविलास शर्मा हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध हैं, नेमिचंद्र जैन हैं, गिरिजा कुमार माथुर हैं, भारत भूषण अग्रवाल हैं। इनका आप डेट ऑफ बर्थ भी देख लेंगे, मैंने शामिल किया हुआ है। अब क्या करेंगे, वो ट्रिक याद रखेंगे जिस ट्रिक के माध्यम से हम लोग आसानी से इन्हें याद रख सकते हैं, जिसमें अज्ञेय राम गज पर प्रभाव जमाकर नेमिचंद और गिरजा के साथ भारत भूषण लेने गए। तो यहाँ से देख सकते हैं अज्ञेय खुद हो गए, रामविलास शर्मा हो गए, गजानन माधव मुक्तिबोध हो जाएंगे, प्रभाव से प्रभाकर माचवे हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद से आगे देखेंगे नेमिचंद्र जैन हो जाएंगे, फिर उसके बाद से गिरिजा कुमार माथुर हो जाएंगे, फिर भारत भूषण लेने जाएंगे। ठीक है। अगला हमारा है, अगला आप देखेंगे, अगला जैसे चलते हैं दूसरे सप्तक के कवि के बारे में देखेंगे। तो दूसरा सप्तक में क्या है? शमशेर बहादुर सिंह हैं, भवानी प्रसाद मिश्र हैं, संकुत माथुर हैं, घनश्याम व्यास हैं, नरेश मेहता हैं, धर्मवीर भारती हैं, रघुवीर सहाय हैं। ये इंपॉर्टेंट रहे। अब यहाँ से देखेंगे उसके लिए ट्रिक जो मैंने बनाया था, वो ट्रिक क्या है? शमशेर बहादुर और भवानी संकुत व्यास के साथ नरेश धर्मवीर के रघुवीर गए। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। इसको आप अपने नोट्स में शामिल कर लेंगे, 1-2 बार देखेंगे ना तो वो चीज़ें आपके लिए परमानेंट याद हो जाएंगी। अब हम तीसरे तार सप्तक के कवियों का देख लेते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, पिछली बार ही पूछा गया था। तो यहाँ से देख लेंगे, थोड़ा सा और छोटा कर दूँ मैं, स्क्रीन पर बड़ा हो जा रहा है। तो यहाँ से देखेंगे तीसरे तार सप्तक के कवि के क्रम में देख रहे हैं। तो 1959 में आया था ये। पहला क्या है? प्रयाग नारायण त्रिपाठी है, मदन वात्स्यायन है, विजय देव नारायण शाही है, कुंवर नारायण है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, केदारनाथ सिंह है और कीर्ति सिंह है। इनका जन्म वर्ष भी मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, आप इनको याद कर लेंगे। दूसरी चीज़ ये है ना कि जो इम्पोर्टेंट लेखक हैं, जो अक्सर हाईलाइटेड रहते हैं या अन्य भी उनकी रचनाएं यूजीसी नेट के सिलेबस में शामिल है ना, तो आप उनको वहाँ से देख ले। जैसे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की बात कर लेते हैं, इनका बकरी नाटक है ना, तो इनका 1927 तो आपको हर हाल में याद होना चाहिए, यहाँ तो इनको देखने की आवश्यकता ही नहीं है। केदारनाथ सिंह, इनकी बहुत सारी कविताएं अपने सिलेबस में हैं, तो इनको भी याद रखने की यहाँ जरूरत नहीं है, इनको तो ऑलरेडी वहीं से याद रखना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ देखेंगे इसका ट्रिक क्या है। पीएम विजय कुंवर ने सर्वेश्वर के साथ केदारनाथ की कीर्ति पाई। तो देखेंगे प्रयाग, यहाँ पीएम विजय, पी से प्रयागराज और एम से क्या हो जाएगा? प्रयाग नारायण, और एम से क्या हो जाएगा? मदन वात्स्यायन, और विजय कुंवर यानी विजय देव और कुंवर नारायण ने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, यहाँ से सर्वेश्वर देख सकते हैं, केदारनाथ सिंह देख सकते हैं, और यहाँ पे कीर्ति सिंह। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप तीसरे तार सप्तक के कवियों को याद रख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं चौथे तार सप्तक के कवियों को। तो चौथे तार सप्तक के कवि इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आप देखेंगे ना, जून 2025 में जो नेट का एग्जाम हुआ था ना, उसमें ये पूछा गया है। मैंने इसको शामिल भी किया है, देखिए आपके सामने है, लिखा भी मैंने यहाँ पे कि जून 2025 में ये पूछा गया है। अब इसमें नाम देख लेंगे, अवधेश कुमार हैं, राम कुमार कुंभज हैं, स्वदेश भारती हैं, नंद किशोर आचार्य हैं, सुमन राजे हैं, श्री राम कुमार वर्मा है, राजेंद्र किशोर हैं। तो सुमन राजे भी ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास नामक एक पुस्तक लिखा है जो कि बहुत प्रसिद्ध है। सुमन राजे एक महिला है, तो इनको याद रखिएगा। नंद किशोर आचार्य तो सच में आचार्य हैं, इसलिए इस आचार्य जी को पूछ भी लिया है, और अदर लोग इंपॉर्टेंट उतने नहीं हैं, अभी इनसे कोई सवाल नहीं बना है, इसलिए इसका कोई ट्रिक विशेष पर मैंने ध्यान नहीं दिया है। अगर आपकी नज़र में हो तो कोई कमेंट में बताइएगा, मैं उसको भी शामिल कर लूँगा। बाकी आगे चलते हैं। यहाँ से ना कुछ जो टॉपिक्स हैं जो कि सिलेबस के रूप में अपने लगे हुए हैं, उससे रिलेटेड कोई जो ट्रिक बना है ना, उसको मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ, ताकि कम समय में आपकी तैयारी अच्छी की जा सके। तो इसमें एक निबंध लगा हुआ है, सॉरी निबंध तो इसको नहीं कहेंगे, यात्रा वृत्तांत है, जो कि यूनिट 10 में लगा है, मेरी तिब्बत यात्रा। तो उसको याद रखने के लिए जो ट्रिक बन सकते हैं, वो ट्रिक मैंने यहाँ बनाया हुआ है, आपके सामने है, आप इसको जरा यहाँ से देख लेंगे। अब इसको देखेंगे तो उसमें क्या है, इसके लेखक जो है ना राहुल संकृत्यायन है। अब इसके बाद इसमें क्या है ना, 5 खंडों में है, उस खंडों का नाम याद रखने के लिए ट्रिक बनाया मैंने। तो इसका ट्रिक बनाया एलसीएस जेने, ठीक है। तो एल से क्या हो जाएगा? लहासा की ओर, सी से हो जाएगा चाड़ की ओर, एस से हो जाएगा साक्य की ओर, और जे से जन्म की ओर, और ने से नेपाल की ओर। तो ठीक है, क्या आपको याद रखना है? एलसीएस जेने, ठीक है। और ये एग्जाम में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, ये PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ है, तो आप इसके महत्ता का अनुमान लगा सकते हैं, इसलिए मैं आपको इसको शामिल कर दिया हूँ।
दूसरी चीज़ है ना कि अगर वीडियो आपको लंबा लगेगा तो आप 1.5 गुना स्पीड से देखें, आपको अच्छा फीडबैक मिलेगा। अब हम यहाँ पे ना एक कमायनी है ना, जो कमायनी के सर्ग को कई बार होता है ना एग्जाम में बहुत परेशान करता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ शामिल किया हुआ। देखेंगे, पहले ऐसे पढ़ लेते हैं। पहली बार सबसे पहला सर्ग क्या है? चिंता सर्ग। दूसरा क्या है? आशा है, श्रद्धा है, काम है, वासना है, लज्जा है, कर्म है, ईर्ष्या है, ईड़ा है, स्वप्न है, संघर्ष है, निर्वेद है, दर्शन है, रहस्य है, आनंद है। अब इसके लिए ट्रिक क्या है ना वो याद रखेंगे। तो ट्रिक क्या है? चिंता की आशा से श्रद्धा ने काम वासना को लज्जित किया, और कर्म की ईर्ष्या से ईड़ा ने स्वप्न में संघर्ष किया। तत्पश्चात निर्वेद ने दर्शन द्वारा रहस्य से आनंद की प्राप्ति किया। देखें कितना अच्छा ट्रिक है। एक ट्रिक जैसे आपको याद हो जाएगा ना, तो ये मैं सच बताऊँ ना तो मुझे अब तक ये याद नहीं हो पाता है, लेकिन इसी ट्रिक के माध्यम से मुझे ये याद है। अब हम आते हैं नीचे आएंगे तो यहाँ मजदूरी और प्रेम, जो कि निबंध है, अपने सिलेबस में लगा हुआ है यूनिट 3 में। इसके लेखक अध्यापक पूर्ण सिंह हैं। तो इसको क्या करेंगे ना, इसमें जो अलग अलग भाग है ना उसको देखने के लिए मैंने ट्रिक बनाया हुआ है, वो ट्रिक आपके सामने है। तो इसमें पहला क्या है? हल चलाने वाले का जीवन। दूसरा क्या है? गडेरिये का जीवन। तीसरा क्या है? मजदूर की मजदूरी। चौथा है प्रेम मजदूरी। पांचवा है मजदूरी और कला। छठा है मजदूरी और फकीरी। सातवां है समाज की पालन करने वाले दूध की धारा। आठवां है पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श। ये 8 इसके भाग हैं। तो इस 8 का क्रम याद रखना और क्या है याद रखना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ ट्रिक बनाया। और ट्रिक देखेंगे, हल चलाए गडेरिया, मजदूर की तरह मजदूरी करे, वो भी प्रेम मजदूरी, कितना भी कला दिखाए फिर भी फकीरी नहीं जाती। अब इसमें आप जब ध्यान से पढ़िएगा ना तो एक एक करके 6 तक जो है ना मैंने इसमें समेट लिया है, फकीरी तक समेट लिया है, ठीक है। रही बात 7वां और 8वां, वो आपको अलग से याद करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। मैंने प्रयास किया बट नहीं हो पाया। तो कम से कम 6 तो हमको याद हो गया ना, 2 तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। सारा काम शॉर्टकट से नहीं होता है, कुछ के लिए मेहनत करना पड़ता है। दूसरा एक इम्पोर्टेंट है, ये PYQ है, ऑलरेडी एग्जाम में पूछा हुआ है। जो तैयारी करते हैं, जो सीरियस है उनको पता होगा, बाकी जो सीरियस नहीं है उनसे तो यही अनुरोध है कि मेहनत करें, पढ़ें, शॉर्टकट अपनाइएगा तो रिजल्ट होने वाला नहीं है। ये सच्चाई है, इसको आपको स्वीकार करना होगा, इसको आपको समझना होगा। अगर कोई झूठ बोलता है या आपके साथ कहता है कि हो जाएगा, तो वो आपको बस दिलासा दिला रहा है, रियलिटी है कि नेट है, मेहनत मांगता है, मेहनत आपको करना पड़ेगा। अब देखेंगे कि जान और आर्क जो थे ना वो भेड़ें चराते थे, जबकि टालेस्टाई जो है ना वो जूते गाड़ते थे। उमर खयाम जो है तंबू सीते थे। खलीफा उमर जो है चटाई बुनते थे। कबीर और रैदास जो थे वो शूद्र थे, जबकि गुरु नानक और श्री कृष्ण क्या थे? पशुओं को चराते थे। ये है ना उस में पूछा हुआ है और ये चर्चा है इन सब चीज़ों की, इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। अब हम अगला देखेंगे। अगला में यहाँ क्या है, कितना अच्छा चीज़ है, अष्ट छाप के जो कवि है ना उसको याद रखने का ट्रिक मैंने बनाया और बहुत अच्छा ट्रिक है, ये मुझे बहुत पसंद है। मेरे सभी ट्रिकों में सबसे पसंदीदा कोई ट्रिक है तो मेरे लिए यही है। आप देखेंगे कितना अच्छा बना है। यहाँ पे अष्टछाप के कवि को याद रखने के लिए पहले अष्टछाप के कवियों को देख लेते हैं। तो पहला कवि कौन है? सूरदास हैं, फिर नंददास हैं, फिर कृष्णदास हैं, फिर परमानंद दास जी हैं, फिर कुम्मन दास हैं, चतुर्भुज दास हैं, छीत स्वामी हैं और गोविंद स्वामी हैं। तो इनको याद रखने के लिए ट्रिक देखेंगे। सूर नंद और कृष्ण मिले तो मिले परमानंद, फिर क्या कुंभ जब चतुर्भुज ही छीत स्वामी और गोविंद स्वामी हों। यानी कि सूर मिले, नंद मिले और कृष्ण मिले तो मिले परमानंद, फिर क्या कुंभ। अगर जहाँ पे सूर नंद और कृष्ण मिल ही जाएंगे तो परमानंद मिलेगा, जब परमानंद मिलेगा तो कुंभ किस बात का। और हो ही क्यों जब चतुर्भुज ही छीत स्वामी और गोविंद स्वामी हो। तो ये इम्पोर्टेंट था, इसको आप अपना शामिल कर लीजिएगा। आशा है कि आपको अच्छा भी लगेगा, इसका फायदा भी होगा। यहाँ एक दूसरी चीज़ और है ना कि रीतिकालीन जो कवि है ना उनका जन्म काल देख लेंगे, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इससे बहुत एग्जाम में सवाल बना हुआ है, रीतिकालीन कवियों का जन्म काल। तो यहाँ से देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं केशव का, तो केशव का जन्म जो हुआ था ना 1555 में हुआ था। सेनापति की बात कर लेते हैं तो 1589 में हुआ था। बिहारी का 1595 में हुआ था। चिंतामणि 1609 में हुआ था। भूषण 1613 में हुआ था। इनको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये PYQ में पूछा हुआ है। मोतीराम की बात कर ले 1617 है। महाराजा जसवंत सिंह 1626 है। देव की बात कर लेते हैं 1673 है। आगे चलते हैं। अगर घनानंद की बात कर लेते हैं तो घनानंद कितना है? 1689 है। रसलीन की बात करें 1699 है। बोधा 1747 है। पद्माकर 1753 है। ठाकुर की बात कर लेते हैं तो 1766 है।
और चंद्रशेखर वाजपेयी का 1689 है, राजा मान सिंह 1820 में इनका जन्म हुआ था। अब हम यहाँ नीचे आते हैं। नीचे में जो अंधेर नगरी अपने सिलेबस में लगा है ना, उसका इंपॉर्टेंट कुछ कुछ की पॉइंट्स, ठीक है, जैसे कि हम इसको याद रख सकते हैं। एग्जाम में बहुत इससे सवाल बनता है। ये जो है ना 6 अंक जो विभाजित हैं, ये PYQ है। ये पिछले एग्जाम में पूछा हुआ था, जनवरी वाला में 2024 में पूछा हुआ था। ये क्या है? PYQ है। अब इससे पहले इसको याद रखने का देख लेंगे। यह क्या है? एक प्रहसन नाटक है। इसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, जिनका जन्म 1850 में हुआ था। इसका जो 6 अंक है वो पहला क्या है? बाह्य प्रांत है, दूसरा बाजार है, तीसरा जंगल है, चौथा राज्यसभा है, पांचवा अरण्य है, छठा शमशान है। तो इसको ट्रिक के रूप में BBJRAS, तो B से बाह्य प्रांत, B से बाजार, J से हो जाएगा जंगल, R से हो जाएगा राज्यसभा, A से हो जाएगा अरण्य, S से शमशान। मैं तो ऐसे ही याद किया हूँ, BBJRAS। और ये किसका है? अंधेर नगरी का है। कुछ इसके बारे में जो की पॉइंट्स है वो देख लेंगे, जो कि एग्जाम में सवाल बन सकते हैं। तो पहला क्या है कि बनारस के नेशनल थिएटर में इसको पहली बार अभिनीत किया गया था। और कहाँ पे? दशाश्वमेध घाट जो है वहाँ पर अभिनीत हुआ था। और इसमें क्या है ना, 2 ये भी सवाल पूछा हुआ है, ठीक है, कि अब एक है नारायण दास, एक है गोवर्धन दास। ये 2 उनके शिष्य रहते हैं महंत जी के। तो नारायण दास जो है ना वो पूर्व की ओर जाता है, जबकि गोवर्धन दास किधर जाता है? पश्चिम की ओर जाता है। अब दिशा ही पूछा हुआ था, PYQ क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देंगे कि नारायण मतलब भगवान, और पूर्व दिशा जो है ना वो शुभ माना जाता है। तो भगवान किधर जाएंगे? शुभ की तरफ जाएंगे। तो इस नारायण किधर जाएगा? पूर्व की ओर जाएगा। जबकि गोवर्धन क्या था? लालची था, तो वो कहाँ जाएगा? पश्चिम की ओर जाएगा, ठीक है। इस चीज़ से आपको रिलेट कर लीजिएगा, आसान हो जाएगा याद करना। और गोवर्धन को कितने मिलते हैं? 7 पैसे मिलते हैं। इसलिए वो क्या करता है, चूंकि टके से सब कुछ था, इसलिए 3.5 पैसे की मिठाई खरीद लेता है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप दिमाग में रखिएगा। क्या पता अगली बार क्वेश्चन ये बन जाएगा कि वो कितने रुपयों की और मिठाई खरीदता है, कितने पैसों की, ठीक। अब हम आगे देख लेते हैं। आगे के बाद यहाँ पे एक स्मरणीय तथ्य है, जो कि मुझे इसमें समानता दिखा, तो मैंने इसको यहाँ शामिल कर लिया। केदारनाथ अग्रवाल है, नागार्जुन है, शमशेर बहादुर सिंह है और वात्स्यायन आगे हैं। इन चारों लेखकों का जो जन्म है ना 1911 में ही हुआ था, इसलिए मैंने इसको यहाँ शामिल कर दिया था। अब एक चीज़ यहाँ देखेंगे, एक जो अपने सिलेबस में कहानी लगा हुआ है, देवरानी जेठानी की कहानी 1870 में, ठीक है। इसके लेखक पंडित गौरी दत्त हैं, जो जिनका जन्म 1836 में हुआ था। हिंदी के प्रथम उपन्यास मानते हैं इसको। और ये कौन कहता है? गोपाल राय कहते हैं। उसके बाद से इसके प्रमुख पात्रों में क्या है? सर्वसुखलाल है, जो कि मेरठ के बनिया है। दूसरा चीज़ पंडित गौरीराम है, जिनको इस चीज़ के लिए 100 रुपया उस जमाने में इनाम के रूप में मिला था। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं देवरानी जेठानी की कहानी की प्रसिद्धि क्या रही होगी। अब हम आगे देख लेते हैं। आगे हमारा जैसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि टारगेट जून JRF 2026, और अभी जो नीचे लिख रहे हैं ना उसमें से 2 मार्क्स पक्का है। तो यहाँ देखेंगे ना, आदिकाल का नामकरण एवं उसके प्रस्तोता, यानी आदिकाल के कौन कौन से अलग अलग नामों से जाना जाता है तथा वे नाम कौन से विद्वान दिए, ठीक है, यहाँ से वो देखेंगे। उस क्रम में हम देखेंगे, अगर चारण काल की बात कर लेते हैं तो चारण काल जॉर्ज ग्रेसन ने कहा था, प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा था, बीजोत्पन्न काल महावीर प्रसाद द्विवेदी नाम देते हैं, वीरगाथा काल तो अपने शुक्ल जी हैं, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन है, 100 से सांकृत्यायन, 100 से सामंत काल, सिद्ध सामंत काल। इस तरह से आपको रिलेट कर लीजिएगा, चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। संधि व चरण काल की बात कर लेते हैं तो रामकुमार वर्मा ने कहा था। और आदिकाल तो बहुत प्रसिद्ध है, और आदिकाल किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। आधार काल की बात कर लेते हैं तो सुमन राजे ने कहा था, मैंने बोला ना ऊपर, सुमन राजे बहुत इंपॉर्टेंट इतिहासकार रही हैं हिंदी साहित्य की। उसके बाद से एक और आता है उद्भव काल, और उद्भव काल का नाम किसने दिया था? वासुदेव सिंह ने दिया था। यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे, हिंदी के प्रथम कवि और उसके प्रस्तोता, यानी हिंदी के प्रथम कवि किनको माना जाता है और वो कौन विद्वान मानते हैं। तो अगर शिव सिंह सेंगर की बात करें तो ये पुष्यदत्त या पुंड को हिंदी का प्रथम महाकवि मानते हैं। अगर हम गणपति चंद्र गुप्त की बात कर लेते हैं तो ये शालिभद्र सूरि को अपना पहला कवि मानते हैं। रामकुमार वर्मा जो है वो स्वयंभू को मानते हैं। सरप्पा को राहुल सांकृत्यायन मानते हैं, 100 से सरहप्पा, 100 से सांकृत्यायन। अब्दुल रहमान जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं। विद्यापति को बच्चन सिंह मानते हैं, विद्यापति ब से विद्यापति, बच्चे बच्चन सिंह। और चंद्रवरदाई को कौन मानते हैं? रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं। तो इस तरह से अब हम देखेंगे ना प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक, प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक देखेंगे। साथ साथ इनको याद रखने के लिए जो शॉर्ट ट्रिक्स मैंने बनाया है ना उसको भी आप यहाँ से देख लेंगे। तो यहाँ देखेंगे प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक।
तो क्या है, द्वैतवाद। अद्वैतवाद, तो देखेंगे द्वैतवाद के कौन है, माधवाचार्य हैं। अद्वैतवाद के शंकराचार्य हैं। विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुजाचार्य हैं। द्वैताद्वैतवाद के निम्बकाचार्य हैं। शुद्ध द्वैतवाद के वल्लभाचार्य हैं। अब इसके लिए ट्रिक देखेंगे तो जो रामानुज थे ना वो विशिष्ट आदमी थे, ऐसे याद रखिए। रामानुज जो थे ना विशिष्ट आदमी थे, तो उन्होंने क्या चलाया, विशिष्टवाद का विशिष्ट द्वैतवाद चलाया। और वल्लभ क्या थे, शुद्ध आदमी थे। वल्लभ जो थे ना शुद्ध आदमी थे। शंकराचार्य तो भाई अद्वितीय आदमी थे, उनके जैसा तो कोई आदमी हुआ ही नहीं, ठीक है। और माधव कौन सी, माधव मतलब भगवान, और द्वैत मतलब जो डबल रखते हो, डबल हर एक मामले में, वो द्वैत आदमी थे। तो माधव क्या थे, द्वैत थे। इन 4 ट्रिक को यदि आप इस्तेमाल कीजिएगा ना तो ये आसानी से आपको याद हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं, अगला हमारा क्या है। अगला यहाँ पे देखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है, जो कि यूनिट 10 में लगा हुआ है। यूनिट 10 में आत्मकथा जो लगा हुआ है ना, क्या भूलूं क्या याद करूं, 1969 में। इसके लेखक हरिवंश राय बच्चन है, जिनका जन्म 1907 में हुआ था। एक कहानी यह भी 2007 में लिखा गया था, जिसके लेखक मनु भंडारी हैं। आफुदरी 2015 में, रमणिका गुप्ता इसके लेखक हैं। ये आदिवासी दलित विचार पे, विमर्श पे बहुत लिखती हैं। इनकी ढेर सारी पुस्तकें उसी टॉपिक पे हैं। अगर मुर्दहिया की बात कर लेते हैं तो ये दलित आत्मकथा है, जो कि 2010 में प्रकाशित हुआ था, और इसके लेखक तुलसीराम हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सवाल बनता है। जीवनी की बात कर लेते हैं तो प्रेमचंद्र घर में जीवनी शिवरानी देवी के द्वारा लिखा गया था, जो कि उनकी पत्नी है। 1944 में इसका प्रकाशन हुआ था। आवारा मसीहा की बात कर लेते हैं, 1974 में इसका प्रकाशन हुआ था। विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखा गया था। शरदचंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। अब हम बात कर लेते हैं संस्मरण का, तो संस्मरण अपने सिलेबस में 2 शामिल है, जो कि माटी की मूर्तें हैं। 1946 में राम वृक्ष भोनीपुरी के द्वारा प्रकाशित हुआ था। ठकुरी बाबा की बात कर लेते हैं तो 1943 में लिखा गया था, महादेवी वर्मा के द्वारा। स्मृति की रेखाएं में ये संकलित है। अब यहाँ पे हम यात्रा वृत्तांत देखेंगे, जो कि हमारे यूनिट 10 के सिलेबस में लगी हैं। तो उसमें क्या है, अरे यावर रहेगा याद, इसकी जो है 1953 में लिखा गया था, अज्ञेय के द्वारा लिखा गया था। 53 में प्रकाशित हुआ था। मेरी तिब्बत यात्रा की बात कर लेते हैं, 1937 में प्रकाशित हुआ था। इसके लेखक जो है राहुल सांकृत्यायन हैं। अब व्यंग कहानी जो है ना, हमारे यूनिट 10 में 2 शामिल हैं। एक है भोला राम का जीव, जो कि 1958 में प्रकाशित हुआ। इसके लेखक हरिशंकर परसाई हैं। जामुन के पेड़ की बात कर लेते हैं तो 1960 में प्रकाशित हुआ था। इसके लेखक कृष्णचंद्र हैं। डायरी की बात कर लेते हैं तो एक साहित्यिक की डायरी है, जो कि 1964 में मुक्तिबोध के द्वारा लिखी गई है। अगर हम बात कर लेते हैं आलोचनात्मक लेख का, जो कि अपने सिलेबस में लगा है, वो है संस्कृति के 4 अध्याय, जो कि 1956 में प्रकाशित हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर इसके लेखक हैं। अब हम बात कर लेते हैं आगे, प्रकाशन वर्ष के आधार पर रचनाकारों का क्रम देख लेंगे, जो कि यूनिट 10 के लेखक हैं उनका। शिवरानी देवी की बात कर लेते हैं तो 1889, राहुल सांकृत्यायन की बात कर लेते हैं तो 1893, राम वृक्ष भोनीपुरी 1899, महादेवी वर्मा जो है 1907, हरिवंश राय बच्चन 1907, दिनकर 1908, अज्ञेय 1911, विष्णु प्रभाकर 1912, कृष्णचंद्र 1914, मुक्तिबोध 1917। हरिशंकर परसाई की बात कर लेते हैं तो ये 1924 में आते हैं। और रमणिका गुप्ता 1930, मनु भंडारी 1931, तुलसीराम का जन्म जो हुआ था 1949 में हुआ था। अब यहाँ से देख लेंगे प्रकाशन वर्ष के आधार पर रचनाकारों का क्रम, रचनाओं का क्रम, रचनाकर का नहीं। मेरी तिब्बत यात्रा 1937 में प्रकाशित हुई थी। ठकुरी बाबा 1943 में प्रकाशित हुआ था। ये इसके पहले जस्ट अभी चर्चा किए थे, इसलिए इसको स्किप कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे 1-2 चीज़ और देखेंगे। जो हमारे सिलेबस में शेखर एक जीवनी लगा है, जिसका पहला प्रकाशन जो था 1940 में हुआ था, दूसरा प्रकाशन जो है 1944 में हुआ था, और ये दोनों पूछता है। तो पहला प्रकाशन जो कि 1940 में हुआ था, ठीक है, उसके प्रथम भाग का नाम उत्थान था, लेकिन जो 1944 में प्रकाशित हुआ था उसके दूसरे भाग का क्या नाम था, संघर्ष नाम था, ठीक है। तो उत्थान और संघर्ष क्या है, इसके दोनों अलग अलग टाइप्स के जो प्रकाशन हुए थे उसके नाम हैं। अब इसमें क्या देखेंगे ना, इसमें आपके जो इसके भाग बटा हुआ है ना, उसका नाम याद रखें, क्योंकि ये भी कई बार एग्जाम में बना है। तो पहला क्या है, उषा और ईश्वर, दूसरा क्या है, बीज और अंकुर, तीसरा क्या है, प्रकृति एवं पुरुष, चौथा क्या है, पुरुष और पारिस्थितिकी, पांचवा क्या है, बंधन और जिज्ञासा, छठा क्या है, शशि और शेखर, और सातवां क्या है, धागे, रसिया एवं गुंजर। फिर नायक इसमें कौन है, शेखर है, नायिका कौन है, शशि है। अब हम यहाँ पे अंधा युग देख लेते हैं, जिसकी प्रकाशन जो है 1955 है। इसके लेखक धर्मवीर भारती हैं, जिनका जन्म 1926 में हुआ था। यह क्या है, गीति नाट्य है, और ये क्या है, इसमें 5 अंकों में विभाजित है। किसमें, 5 अंकों में। पहला अंक क्या है, गौरव नगरी है, दूसरा क्या है, पशु का उदय है, और तीसरा क्या है, अश्वस्थामा का और सत्य है, चौथा क्या है, गंधारी का श्राप है, और पांचवा क्या है, विजय एक क्रमिक आत्महत्या। तो इसको चीज याद रखेंगे। जो कौरव थे, माना कि दुष्ट आदमी थे, तो जो कौरव नगरी थे वो क्या थे, पशु थे, और पशु में कैसा, अश्व के जैसा। फिर गंधारी आएंगे, और लास्ट में क्या है, विजय होगा, ठीक है।
उसके बाद समापन इसका क्या था, प्रभु की मृत्यु से होता है। जरा यह कौन था, यह वृद्धयाचक कृष्ण का हत्यारा था। इसमें जो है ना अश्वत्थामा की भूमिका किसने निभाया था, तो श्री गोपाल दा ने निभाया था। अंत में जीवित कितने लोग बचे थे, कृपाचार्य बचे थे, कृतवर्मा बचे थे और अश्वत्थामा बचा। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा और ट्रिक देख लेंगे, ठीक है। और उसके लिए ट्रिक भी यहाँ पे है KPAJ विजय, ठीक है, KPAJ विजय, वो याद रखने के लिए। अब यहाँ पे चंद्रगुप्त नाटक जो 1931 में जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। एक क्या है, ऐतिहासिक नाटक है जिसमें 4 अंक हैं तथा 44 दृश्य हैं। प्रथम अंक में 11 दृश्य हैं, दूसरे अंक में 10 दृश्य, तीसरे अंक में 9 दृश्य और चौथे में 14 दृश्य हैं। हालांकि इससे अभी कोई सवाल बना नहीं है, हाँ, लेकिन इतना सवाल जरूर बना है कि चंद्रगुप्त कैसा नाटक है, तो वो क्या है, ऐतिहासिक नाटकों में आता है। यहाँ पे अब हम थोड़ा सा देख लेंगे अंजू दीदी और परीक्षा गुरु। तो अंजू दीदी को पहले देख लेते हैं। तो अंजू दीदी ना 1955 में प्रकाशित हुआ था। उपेंद्र नाथ अशक इसके लेखक हैं, जिनका जन्म जो हुआ था 1910 में हुआ था। इसके बाद ये 2 अंक और 6 दृश्यों में विभाजित है। 1954 में हिंदी विद्यार्थी मंडल के द्वारा अभिनीत हुआ था। इसके निर्देशक का नाम सत्येंद्र शरत है। ये पहली बार लक्ष्मी टॉकीज इलाहाबाद में अभिनीत हुआ। उसके बाद से क्या है, निर्देशक राज जोशी हैं। स्थान क्या है, अंजलि दीदी के बैठक खाने का कमरा है। पहला अंक में गर्मियों का एक दिन है और दूसरे अंक में सर्दियों का एक दिन है। दूसरा चीज क्या है ना, कि सवाल बना हुआ है, PYQ है, कि जो अंजलि दीदी है ना, अंजू दीदी, उसका उम्र क्या है, तो 30 वर्ष है। अब देख लेते हैं एक और टॉपिक। 1882 में परीक्षा गुरु प्रकाशित हुआ था। इसके लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं, जिनका जन्म 1851 में हुआ था। इसमें 41 प्रकरण है, ये इंपोर्टेंट है। परीक्षा गुरु में कितने प्रकरण हैं, 41। इसमें क्या है ना, EIC ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों के द्वारा शोषण का इसमें वर्णन है और इसको अंग्रेजी ढंग का पहला हिंदी का उपन्यास माना जाता है। और ऐसा बात कौन कहते हैं, आचार्य शुक्ल कहते हैं। फिर से श्रीनिवास दास इसको क्या बोलते हैं, नई चाल की पुस्तक बोलते हैं। नई चाल की पुस्तक बोलते हैं किसको, कौन बोलते हैं, श्रीनिवास दास बोलते हैं। फिर इसमें का जो प्रमुख पात्र है वो लाला मदन मोहन है और ये क्या है, धनवान व्यापारी हैं। आगे देख लेते हैं सिंदूर की होली, जो कि 1934 में प्रकाशित हुआ था। इसके लेखक लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, जिनका जन्म 1903 में हुआ था। ये क्या है, समस्यात्मक नाटक है। इसकी भूमिका किसने लिखा है, रामप्रसाद त्रिपाठी ने लिखा है। अंक की बात कर लेते हैं तो ये 3 अंकों में है। अब आगे आते हैं प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं का क्रम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें से यानी जो 14, 15 या 17 के आसपास है, उसमें से एक सवाल हर हाल में आपका रहेगा ही रहेगा, एकदम निश्चिंत हो जाइए। इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें से एक सवाल जरूर रहेगा। अगर हम बात कर लेते हैं श्रावकाचार, तो श्रावकाचार का प्रकाशन वर्ष 1933 है, देवसेन के द्वारा लिखा गया था। कुमार रासू की बात कर लेते हैं तो 9वीं सती दलपत विजय के द्वारा लिखा गया था। कुबलय माला कहा 9वीं सदी में उत्तम सूरी के द्वारा लिखा गया है। राहुल वेल जो है 10वीं सदी में रोड कवि के द्वारा लिखा गया है। विजयपाल दासू जो है 11वीं सदी में नल सिंह भाट के द्वारा लिखा गया है। ढोला मारू दुहा जो है ना 11वीं सदी में कलोल कवि के द्वारा लिखा गया है। विशल देव रासू जो है 12वीं सदी में नरपति नाला के द्वारा लिखा गया है। पृथ्वीराज रासू की बात कर लेते हैं तो 12वीं शताब्दी में चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया है। जयचंद्र प्रकाश जो है 12वीं सदी में भट्ट केदार के द्वारा लिखा गया है। जय मयंक जयचंद्रिका की बात कर लेते हैं तो 12वीं सदी में लिखा गया मधुकर कवि के द्वारा। नेमिनाथ रास की बात कर लेते हैं तो 1213 में सुमति मणि के द्वारा लिखा गया है। परमाल दासू जो है 13वीं सदी में जगनिक के द्वारा लिखा गया है। हंसावली जो है 1370 में आसाइद के द्वारा। चंदायन जो है 1379 मुला दाऊद के द्वारा लिखा गया है। अब हम आगे देख लेते हैं, आगे इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है वो भी देखेंगे। रणमल छंद की बात कर लेते हैं तो 14वीं सदी में श्रीधर के द्वारा लिखा गया है। वर्ण रत्नाकर की बात कर लेते हैं तो 14वीं सदी में ज्योतिरेश्वर ठाकुर के द्वारा लिखा गया है। कीर्तिलता की बात कर लेते हैं तो 14वीं सदी में विद्यापति के द्वारा लिखा गया है। कीर्ति पताका की बात कर लेते हैं तो कीर्ति पताका जो है वो 15वीं सदी में विद्यापति के द्वारा लिखा गया है। सत्यवती कथा 1501 में ईश्वर दास के द्वारा लिखा गया है। प्रेम विलास जो है 1556 में जटमल के द्वारा। रूप मंजरी 1568 में नंददास के द्वारा। छिताई वार्ता जो है 1590 में नारायण दास के द्वारा लिखा गया है। अगर ज्ञानदीप की बात कर लेते हैं तो 1619 में शेख नबी के द्वारा इसको लिखा गया है। अब आगे देख लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार सवाल इनसे बने हैं, या नहीं सवाल तो अब तक नहीं बने हैं लेकिन बन सकता है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं इसको यहाँ मेंशन किया हूँ। इसमें क्या है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार सूफी कवियों का क्रम, यानी शुक्ल के अनुसार जो सूफी कवि थे उनका क्रम क्या है। तो पहले किसका नाम आता है, कुतुबन का आता है, मंझन का आता है, जायसी का आता है, फिर उस्मान का आता है, फिर
शेख नबी का आता है, कासिम शाह का आता है, नूर मोहम्मद का आता है, ये याद रखिएगा। फिर क्या है, आचार्य शुक्ल के अनुसार राम भक्त कवियों का क्रम, तो तुलसीदास, अग्रदास, नाभादास, प्राणचंद्र चौहान और हृदय राम। तो इसको मैंने याद किया है टान, TEN, तान। तो टी से क्या हो जाएगा तुलसीदास, इससे अग्रदास, एन से नाभादास और तान और प्राणचंद्र चौहान, उसके बाद से एक हृदय राम। इस तरह से मैंने इसको याद किया है। अब यहाँ देखेंगे आचार्य शुक्ल के अनुसार कृष्ण भक्त कवियों का क्रम देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला नाम किनका आता है, वल्लभाचार्य का आता है, फिर सूरदास का आता है, फिर नंददास का आता है, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, चित स्वामी, गोविंद स्वामी, मीराबाई और रसखान। इस तरह से खत्म होता है। फिर आगे आते हैं, यहाँ देखेंगे, यहाँ क्या है ना, भारत दुर्दशा जो नाटक है 1880 में प्रकाशन हुआ था इसका। इसके लेखक जो है भारतेंदु हैं, जिनका जन्म 1850 में हुआ था। यह क्या है, नाट्य या लास्य नाटक है। कुल इसमें 6 अंक है। पहला क्या है, बीथी, शमशान, मैदान, अंग्रेजी सजा हुआ कमरा, किताब खाना, गंभीर वन का मध्य भाग। 20 अंक ग, ये ट्रिक मैंने ऊपर चर्चा कर ही दिया है, इसलिए इसको यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। अब यहाँ क्या है ना, प्रमुख सिद्धांत एवं इसके प्रवर्तक या देने वाले का नाम यहाँ पढ़ेंगे। तो अनुकरण सिद्धांत किसका है, प्लेटो का है। विरेचन सिद्धांत किसका है, अरस्तु का है। तरासदी किसका है, अरस्तु का ही है। उदात्त और औदात्यवाद किसका है, लॉन्जाइनस का है। द्वंद्ववाद किसका है, हिंगल का है। स्वच्छंदतावाद का है, विलियम वर्ड्सवर्थ का है। कल्पना सिद्धांत किसका है, कॉलरिज का है। क से कल्पना, क से कॉलरिज। अगर बात कर लेते हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, तो ये कार्ल मार्क्स की है। मनोविश्लेषणवाद जो है ना, फ्रायड का है। अभिव्यंजनावाद की अगर बात कर लेते हैं तो बेनेडिक्टो क्रोचो का है। उसके बाद महान यथार्थवाद जॉर्ज लुकेज का है। बिंबवाद एजरा पाउंड का है। निर्व्यक्तता का सिद्धांत TS एलियट है। वस्तुनिष्ठ समीकरण भी TS एलियट है। परंपरा सिद्धांत भी TS एलियट है। अगर यथार्थवाद की बात कर लेते हैं तो इसके सिद्धांतकार कौन है, कार्वे हैं। अब यहाँ पे हम देख लेंगे प्रमुख विचारक तथा उनके जन्म वर्ष, ये इंपोर्टेंट है क्योंकि जितने विदेशी विचारक हैं ना या दार्शनिक हैं, उनका भी जन्म क्रम गारंटेड है। इसमें से 1 नंबर का तो जरूर रहेगा आपके एग्जाम में। 1 नंबर तो नहीं कह सकते, मतलब 1 क्वेश्चन जरूर रहेगा। तो दांते का जन्म कब हुआ था, 1265 में हुआ था। उसके बाद से बात कर लेते हैं वोल्टेयर, 1694 में हुआ था। हेगेल का 1770 में हुआ था। वर्ड्सवर्थ का 1770 में हुआ था, ये याद होना चाहिए। कॉलरिज का याद होना चाहिए 1772 में। इमर्सन 1803 में। कार्ल मार्क्स 1818, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई जगह अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी ये सवाल बना हुआ है। टॉलस्टॉय 1828 में, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सिगमंड फ्रायड भी इंपॉर्टेंट है, 1856 में इनका जन्म हुआ था। बेनेडिक्टो क्रोचो की बात कर लेते हैं, 1866 में इनका जन्म हुआ था। एजरा पाउंड जो है 1885 में इनका जन्म हुआ था। जॉर्ज लुकास की बात कर लें, 1885 में इनका भी जन्म हुआ था। अब बात कर लेते हैं जानकुर रैनसम, 1888 में इनका जन्म हुआ था। TS एलियट 1888, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सवाल इनसे बन सकता है, इसको याद रखेंगे। आइए रिचर्ड्स की बात कर लेते हैं, तो इनका जन्म 1893 में हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रख लेंगे। जयापाल सात्र की बात कर लेते हैं, 1905 में इनका जन्म हुआ था। जोंक देरिदा की बात कर लेते हैं, 1903 में इनका जन्म हुआ था, 1930। अब यहाँ पे चूंकि समय का अभाव था, इसलिए मैं इसको राइटिंग से नहीं लिख पाया, जबकि पुराना जो मेरा नोट्स है जिसने मैंने क्रिएट किया था, उसी को यहाँ फोटो मैंने खींच करके रख दिया है ताकि समय बचेगा। अब यहाँ से देखेंगे ना, बिहार बंधु कुछ पत्रिकाएं हैं, ठीक है, और उन पत्रिकाओं से सवाल बना एग्जाम में, इसीलिए मैं इसको यहाँ शामिल किया हूँ। तो अब यहाँ सबसे पहले देखेंगे बिहार बंधु। इसका प्रकाशन वर्ष मतलब शुरू जो हुआ था 1929 से शुरू हुआ था। और इसके लेखक कौन है, संपादक कौन है, केशव राम भट्ट हैं। प्रयाग समाचार 1940 में देवकी नंदन त्रिपाठी के द्वारा प्रकाशित हुआ था। उदंत मार्तंड की बात कर लेते हैं तो 1826 में जुगल किशोर, ये PYQ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है। अगर बंगदूत की बात कर लेते हैं तो 1828 कहीं कहीं देता है, कहीं कहीं 29 देता है, राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रकाशित हुआ था। बनारस अखबार की बात कर लेते हैं तो 1845 में राजा शिव प्रसाद सिंह, सितारे हिंद, ये अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का JDC का एग्जाम हुआ ना, उसमें सवाल बना हुआ है। प्रजा हितैषी की बात कर लेते हैं तो 1855 में राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था। कवि वचन सुधा की बात कर लेते हैं तो 1868 में इसका प्रकाशन हुआ था, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। हरिश्चंद्र मैगजीन की बात कर लेते हैं तो 1873 में हुआ था, ये भी कौन थे, भारतेंदु ही थे। कवि वचन सुधा भी वही है। बाला बोधनी की बात कर लेते हैं तो 1874 में भारतेंदु के द्वारा प्रकाशित हुआ था। और बाला बोधनी कौन था, प्रथम महिला पत्रकार था, ठीक है, मतलब महिला अगर बात कर लेते हैं, महिलाओं की बातों को लिखने वाला, तो इस तरह से बाला बोधनी पहली पत्रिका थी। हिंदी प्रदीप की बात कर लेते हैं, 1877 में इसका प्रकाशन हुआ था, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखा नहीं गया था, प्रकाशित हुआ था या इसके संपादक रहे। बात कर लेते हैं आनंद कादम्बनी का, तो आनंद कादम्बनी जो है ना 1881 में बद्रीनारायण चौधरी के द्वारा प्रकाशित होती थी। ब्राह्मण पत्रिका की बात कर लेते हैं, 1883 में प्रताप नारायण मिश्र। विशाल भारत पत्रिका क्या है,
विशाल भारत पत्रिका 1928 से निकलता था बनारसी दास चतुर्वेदी के द्वारा। नवजीवन की बात कर लेते हैं तो 1921 में गांधी जी इसके संपादक थे। देश की बात कर लेते हैं तो 1920 में पटना से निकलता था, डॉक्टर राजेंद्र बाबू इसके हेड थे। कर्मवीर की बात कर लेते हैं 1924 से निकलता था, जबलपुर से निकलता था और माखनलाल चतुर्वेदी इसके क्या थे, संपादक थे। अब हम बात कर लेते हैं प्रतीक पत्रिका, तो 1947 में निकलता था। आगे ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रतीक जो है ना, ये मैं कहीं के असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर था उसका एनालिसिस करवा रहा था ना, तो उसमें ये प्रतीक मिला था हमको, तो आइडिया लगा लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लेंगे, संस्कृत आचार्यों की जो परंपरा है ना उसको देख लेंगे लाइन बाय लाइन करके, इससे भी सवाल बनते हैं। और इनकी प्रमुख कृतियाँ क्या है ना, मैच करने के लिए दिया हुआ है। और ये क्या है, PYQ है, यानी इससे सवाल ऑलरेडी बन चुका है। तो भरत मुनि का जन्म कब हुआ था, दूसरी सदी में हुआ था। और इसकी पुस्तक का नाम क्या है, नाट्यशास्त्र। और नाट्यशास्त्र कितना है, 36 अध्यायों में विभक्त है। भामा की बात कर लेते हैं तो 6ठी सदी में इनका जन्म हुआ था। इनका प्रमुख पुस्तक का है काव्य अलंकार है। काव्य अलंकार क्या है, भामा है। दंडी की बात कर लेते हैं, 7वीं सदी में हुआ था। काव्यदर्श और 10 कुमार चरित्र इनकी प्रमुख पुस्तकें ये दो हैं। और उद्भट की बात कर लेते हैं तो 8वीं सदी में इनका जन्म हुआ था। काव्य अलंकार सार संग्रह इसकी प्रमुख पुस्तक हैं। वामन की बात कर लेते हैं तो काव्य अलंकार सूत्र है। रुद्रट की बात कर लेते हैं तो 9वीं सदी में इनका जन्म हुआ था। काव्य अलंकार इसमें क्या है, 16 अध्याय हैं। आनंदवर्धन की बात कर लेते हैं तो ध्वनिया लोक जो है उनकी पुस्तक है, 9वीं सदी में इनका जन्म हुआ था। राजशेखर का बात कर लेते हैं तो राजशेखर 10वीं सदी है। काव्य मीमांसा इनकी प्रमुख पुस्तक है। भट्टौत की बात कर लेते हैं तो 10वीं सदी में है। और क्या है इनका, काव्य कौतुक है। अभिनव गुप्त की बात कर लेते हैं तो 10वीं सदी में इनका प्रादुर्भाव था। और क्या है, तंत्रालोक इनकी प्रमुख पुस्तक है। अभिनव भारती, ध्वनियालोक, लोचन। अगर वक्रोक्ति जीवितम की बात आ जाए तो उसका क्या होता है, कुंतक होता है। और इसके सब समय कब है, 10वीं सदी। 10 रुपये की बात कर लेते हैं तो धनंजय हैं। भोजराज क्या है, सरस्वती कंठाभरण श्रृंगार प्रकाश के लेखक कौन है, भोजराज हैं। कवि कंठाभरण की बात कर लेते हैं तो इसके लेखक कौन है, क्षेमेंद्र हैं। काव्य प्रकाश मम्मट है। काव्य अनुशासन हेमचंद है। इनका जन्म काल जो है 12वीं सदी है। रामचंद्र और गुणचंद्र की बात कर लेते हैं तो ये क्या है, 12वीं सदी के ही हैं। इनके नाट्य दर्पण इनकी प्रमुख पुस्तक है। चंद्रालोक के लेखक की बात कर लेते हैं तो जयदेव है। साहित्य दर्पण की बात कर लें तो विश्वनाथ हैं। एकावली की बात कर लें विद्याधर है। रस मंजरी और रस तरंगिणी की बात कर लें तो भानुदत्त हैं। अभय दीक्षित किसके हैं, वृत्ति वार्तिक और चित्र मीमांसा के हैं। रस गंगाधर के लेखक कौन है, पंडित जगन्नाथ हैं। हृदय दर्पण के लेखक कौन है, भट्ट नायक हैं। तो इस तरह से ये इम्पोर्टेंट था। अब आगे देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट, इससे भी सवाल बनता है। इसको तो आपको मतलब घोल के पी जाना है। एक सवाल इससे पक्का, एक सवाल फिक्स है इससे आने का। तो क्या है, मागधी अपभ्रंश से कौन कौन भाषाएं निकली हैं, बिहारी निकली है, बांग्ला निकली है, उड़िया निकली है और आसामी निकली है। अगर अर्ध मागधी की बात कर लेते हैं तो उसमें कौन आता है, पूर्वी हिंदी आता है। और सौर सैनी जो है उसमें कौन कौन आता है, पश्चिमी और राजस्थानी और गुजराती आता है। महाराष्ट्री अपभ्रंश में कौन आता है, मराठी आता है। और पैसाची अपभ्रंश में कौन आता है, लहंदा और पंजाबी। बराचन अपभ्रंश में क्या आता है, सिंधी आता है। और खस अपभ्रंश में पहाड़ी आता है। इस तरह से इम्पोर्टेंट था। अब यहाँ एक चीज़ और देखेंगे ना, ये भी इम्पोर्टेंट है, इससे भी सवाल बनता है। एक सवाल मेरे ख्याल से इससे भी आएगा। अब इसको देखेंगे ना, मुख द्वार के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो समृद्ध स्वर, यानी कि इस स्वर को बोलने में मुंह बहुत कम खुलता है, जैसे ई उ मुंह बहुत कम खुला, तो ये क्या है, समृद्ध यानी कि खुला कम। अर्ध समृद्ध में क्या होता है, थोड़ा उससे ज़्यादा खुलता है, जैसे ए ओ। अब विपरीत स्वर यानी जिसमें मुंह पूरा का पूरा खुलता है, आ। अब यहाँ देखेंगे अर्ध विपरीत अ, यानी कि आधा खुलता है, अग्र स्वर। यानी वैसे स्वर जो कि मुंह के अगले भाग से या जीभ के अगले भाग से बोला जाता है, जैसे ई ए, ये अग्र स्वर है। मध्य स्वर वो है जो बीच वाले भाग से बोला जाता है। और पश्च स्वर कौन है, जो कि अंतिम से बोला जाता है, जैसे आ उ ओ। ठीक है। फिर आगे क्या है, पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन ये ल को कहते हैं। ल को क्या कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। और लुंठित व्यंजन किसको कहते हैं, र को कहते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, अक्सर इन दोनों के बीच कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है। तो लुंठित व्यंजन कौन सा है, र है, जबकि पार्श्विक व्यंजन क्या है, ल है। अब हम आगे थोड़ा सा देख लेते हैं आगे, क्योंकि समय नहीं था इसलिए मैंने इसको वैसे शामिल नहीं किया है। एक चीज़ यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है, इसको यहाँ से देख लेंगे।
छायावाद के जो प्रमुख कवि है ना उसको एक जगह मैंने एकत्रित कर दिया है और उनका डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ दे दिया है। तो जयशंकर प्रसाद के जन्म की बात कर लेते हैं तो 1889 में इनका जन्म हुआ था। निराला की बात कर लेते हैं 1899 में। पंत का जन्म 1900 में हुआ था। राम कुमार वर्मा का 1905 में और महादेवी वर्मा का 1907 में। तो इस तरह से छायावाद के जो भी कवि हैं उसके हमने यहाँ पे जन्म वर्ष देख लिया और ये चीज़ ऑलरेडी मैं ऊपर चर्चा कर चुका हूँ, इसलिए मैं इसकी चर्चा यहाँ नहीं कर रहा हूँ। अब हम यहाँ देखेंगे प्रगतिवाद। तो प्रगतिवाद के जो 4 कवि है ना उसका नाम यहाँ देखना जरूरी रहेगा, इसलिए मैं यहाँ से इसको डिस्कशन किए देता हूँ। तो केदारनाथ अग्रवाल की अगर बात कर लेते हैं तो इनका जन्म 1911 में हुआ था। नागार्जुन का भी 1911 है। शिव मंगल सिंह सुमन की बात कर लेते हैं तो 1915 है। त्रिलोचन की बात कर लेते हैं तो 1917 में इनका जन्म हुआ था। अब यहाँ देखेंगे द्विवेदी योगिन कवि, तो ऑलरेडी ऊपर हम लोग चर्चा किए ही थे, इसलिए इसको यहाँ दोबारा चर्चा करना ठीक नहीं रहेगा। ये चीज़ जो मैं यहाँ मेंशन किया हूँ, ये जो भी 4 है ना ये PYQ है, इसीलिए मैं इसको यहाँ मेंशन किया हूँ। मेरे नोट्स में तो ढेरों सारे पड़े हैं, लेकिन पॉसिबल नहीं है इतने कम समय में पूरा का पूरा नोट्स दिखा देना, बता देना। तो लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट बन रहा है, आइडिया है कि आ सकता है, उसका चर्चा तो मैं आपसे ज़रूर करूँगा। बस आपको ईमानदारी से वीडियो को देखना चाहिए। अब देखेंगे उदंत मार्तंड की बात कर लेते हैं। 1824 में प्रकाशित होती थी। जुगल किशोर इसके संपादक रहे। बंगदूत 1828 या 29 जो भी मिलता है, राजा राममोहन राय के द्वारा। बनारस अखबार 1845, राजा शिव प्रसाद सिंह। प्रजा इत्यादि 1855 में, राजा लक्ष्मण सिंह। ऊपर हमने इसका चर्चा भी किया था। अब हम यहाँ से देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी पूछा हुआ है, देख लेंगे। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1801 में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, और उसमें कौन था वाइसराय? वेलेस्ली था। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में हुआ था और कलकत्ता में हुआ था। तदीय समाज की स्थापना 1873 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। नागरिक प्रचारणी सभा 1893 में काशी में इसकी स्थापना हुई थी और 3 लोग मिलकर के स्थापना किए थे। कौन कौन? बाबू श्याम सुंदर दास, रामनारायण मिश्र और विश्व कुमार सिंह। और सबसे अधिक महत्व किनका था? बाबू श्याम सुंदर दास का सर्वाधिक योगदान है इसमें। नागरिक प्रचारणी सभा बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी किसी प्रोफेसर के एग्जाम में पेपर में एनालिसिस कर रहा था, उसमें सवाल बना था, इसलिए इसको आप देख लेंगे और याद रखेंगे, फ्यूचर में भी ये काम आने वाला है। अब देखेंगे सरस्वती पत्रिका 1900 से प्रकाशित होती थी, ठीक है। और फिर आगे आते हैं भारतेंदु नाटक मंडली, ये कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो 1806 में हुआ, काशी से होती थी। नागरिक लिपि सुधार समिति 1935 में इसकी स्थापना हुई। अध्यक्ष कौन थे? काका कालेलकर। ये पूछा हुआ है, PYQ क्वेश्चन है, ठीक है। मेरे ख्याल से 24 के एग्जाम में पूछा हुआ था। प्रगतिशील लेखक संघ 1936, लखनऊ में इसकी स्थापना होती है। इसके प्रथम अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद्र होते हैं और प्रेमचंद्र का ही सर्वाधिक योगदान रहता है इसकी स्थापना करने में। यहाँ से इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं जो कि एग्जाम में सवाल इससे बनता है, इसलिए इसको यहाँ मैंने मेंशन किया, आप देख लेंगे। संगीत नाटक अकादमी की बात कर लेते हैं तो 1952 में इसकी स्थापना हुई थी, भारत सरकार ने किया था। साहित्य अकादमी का 1954 में हुआ, भारत सरकार ने इसकी स्थापना की। राजभाषा आयोग की बात कर लेते हैं तो 1955 में स्थापना हुआ, BG खेर इसके अध्यक्ष रहे। आकाशवाणी की बात कर लेते हैं तो 1957 में इसकी स्थापना हुई। सूचना व प्रसारण मंत्रालय इसकी देखरेख करता है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 1959 में इसकी स्थापना हुई, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। संगीत नाटक अकादमी की बात कर लेते हैं तो 1952 या 53 में इसकी स्थापना हुई और इसका भी मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। अब हम नीचे आते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट रहेगा उसको हम यहाँ से देखते चलेंगे। यहाँ अभी तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं दिख रहा है, कुछ नीचे इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ शामिल किया है। यहाँ इम्पोर्टेंट अभी नहीं है। एक चीज़ और देख लेंगे, यहाँ पे जितनी कहानियाँ लगी है ना उस कहानी का प्रकाशन वर्ष किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था और उसके लेखक कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको मैंने यहाँ शामिल किया। इसमें से भी एक क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं, एक क्वेश्चन तो पक्का, एक क्वेश्चन इतना में से जरूर रहेगा, इसलिए आप इसको देख लेंगे। एक टोकरी भर मिट्टी जो है ना 1901 में प्रकाशित हुआ था छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में। इसके लेखक माधवराज सप्रे हैं। चंद्रदेव से मेरी बातों की बात कर लेते हैं तो 1904 में प्रकाशित हुआ था, सरस्वती पत्रिका में। राजेंद्र बाला घोष इसके लेखक हैं। धुलाई वाली की बात कर लेते हैं तो 1907 में प्रकाशित हुआ, सरस्वती पत्रिका में। राजेंद्र बाला घोष इसके लेखक हैं। दुनिया का अनमोल रतन 1907 में प्रकाशित हुआ था, जमाना पत्रिका में, जिसके लेखक प्रेमचंद्र हैं। कानों में कंगना जो है इंदू पत्रिका में प्रकाशित हुआ था 1913 में। इसके लेखक राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह है। इसको मैंने याद किया कि इंदू के कानों में कंगना, इंदू के कानों में कंगना, ठीक है। उसने कहा था सरस्वती पत्रिका में 1915 में प्रकाशित हुआ था, जिसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। आकाशदीप की बात कर लेते हैं तो 1928 में प्रकाशित हुआ था, जयशंकर प्रसाद इसके लेखक हैं, लेकिन किस पत्रिका में आया इसका भी कहीं जिक्र नहीं मिल रहा है। अपना अपना भाग्य की बात कर लेते हैं तो ये विशाल भारत पत्रिका जो था उसमें 1929 में छपी थी और इसके लेखक कौन है? जैनेंद्र हैं। बात कर लेते हैं ईदगाह।
तो ये चांद पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, प्रेमचंद इसके लेखक है 1933 में। तो ईदगाह बिना चांद का कोई उसकी वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो आप इस तरह से इस चीज़ को रिलेट कर लीजिएगा, आप कभी नहीं भूलिएगा। अब बात कर लेते हैं गैगरीन। तो गैगरीन जो है ना, रोज नाम से पहले आया था, बाद में गैगरीन के नाम से आया। 1934 में इसका प्रकाशन हुआ, आगे इसके लेखक हैं। राही की बात कर लेते हैं तो 1947 में प्रकाशित हुआ था हंस पत्रिका में, इसके लेखक सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। सिक्का बदल गया 1948 में छपी थी प्रतीक पत्रिका में, इसके लेखक कृष्णा सोबती हैं। परिंदे की बात कर लेते हैं तो परिंदे 1957 में प्रकाशित हुआ था हंस पत्रिका में, और इसके लेखक निर्मल वर्मा हैं। देखेंगे परिंदा मतलब पक्षी होता है, और हंस भी यहाँ क्या है, पक्षी है, इसलिए इस चीज़ों को कोरिलेट कर लेंगे। अगर हम बात कर लेते हैं कोसी का घटवार का, तो कोसी का घटवार 1957 में प्रकाशित हुआ था, और कल्पना पत्रिका में इसके लेखक शेखर जोशी हैं। एक चीज़ यहाँ आप ध्यान देंगे, कौ से कल्पना और कौ से कोसी का घटवार, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं लाल पान की बेगम जो है 1957 में प्रकाशित हुआ था, और किसमें, कहानी नाम की जो पत्रिका निकलती थी ना, उसी में प्रकाशित हुआ था। इसके लेखक कौन है, फरीश्वरनाथ रेणु हैं। अब हम बात कर लेते हैं राजा निर्वंशिया की। तो राजा निर्वंशिया का जो प्रकाशन वर्ष हुआ था 1957 है, इसके लेखक कमलेश्वर हैं। तीसरी कसम अपरंपरा जो पत्रिका है उसमें प्रकाशित हुआ था 1958 में, इसके लेखक फणीश्वरनाथ रेणु हैं। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर 1970 में प्रकाशित हुआ था, हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखा गया है। यह एक व्यंग प्रधान रचना है। अमृतसर आ गया 1973 में प्रकाशित हुआ था हंस पत्रिका में, इसके लेखक भीष्म साहनी हैं। पिता की बात कर लेते हैं तो पिता का प्रकाशन वर्ष 1965 है, ज्ञान रंजन के द्वारा लिखी गई है। अब हम आगे इंपॉर्टेंट चीज देखते चलेंगे, क्योंकि सवाल कहीं से भी बन सकता है। ये तो ऑलरेडी हम चर्चा कर ही चुके हैं, क्या जीवनी है, कौन इसके क्या लेखक हैं, ठीक है। चंद्रदेव से मेरी बातें, ये मजदूर और प्रेम हो ही गया था। गैंग्रीन, जिंदगी नामा थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि इसका जिक्र ऊपर नहीं हुआ था। तो देखेंगे कृष्णा सोबती इसके लेखक है, 1979 में इसका प्रकाशन हुआ था। 1980 में इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था जिंदगी नामा को। 79 में प्रकाशित हुआ, 80 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और किसमें, इसमें मुख्य मुद्दा क्या है, प्रथम विश्व युद्ध तथा बंगाल विभाजन का वर्णन इसमें मिल रहा है। प्रमुख अगर पात्रों की बात कर लेते हैं तो अजीत सिंह है, लाला लाजपत राय है, महात्मा गांधी के वर्णन आया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सवाल ना बीच में से जाके भी बना दे रहा है नेट, तो इसलिए इस चीज़ को यहाँ से देख लेंगे। ऐसा नोट्स तो मेरे पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन सबको तो मैं बना नहीं सकता, इसलिए मैं शॉर्टकट अपना रहा हूँ। अब यहाँ देखेंगे, जैसे कि उसने कहा था, तो चंद्र शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है, सरस्वती पत्रिका में छपी थी, फ्लैशबैक पद्धति में है। इसमें क्या, प्रथम विश्व युद्ध की घटना का वर्णन है, या उसी आधार पर लिखी गई है। लाल पान की बेगम की बात कर लेते हैं, 1957 इसका प्रकाशन वर्ष है। फरीश्वरनाथ रेणु इसके लेखक हैं, जिनका जन्म 1921 में हुआ था। ठुमरी कहानी संग्रह से लिया गया है। बलरामपुर में नाच देखने की बात चलती है। बिरजू है जिसकी उम्र 7 वर्ष है। रंगी जो है जंगू की पतोहू है, जो कि ट्यूशन वाली है। आप देखेंगे 4 से 5 लाइन में कितनी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो आपको यदि नोट्स बनाना होगा ना, तो आप इस टाइप्स का नोट्स बनाइएगा। इससे क्या होगा ना, रिवीजन करना भी आसान रहेगा, और कम जगह में और अच्छे तरीके से आपका नोट्स भी बन जाएगा। अगला क्या है, दुनिया का अनमोल रतन। दुनिया का अनमोल रतन जो है 1907 में प्रकाशित हुआ था। प्रेमचंद्र इसके लेखक हैं। इनका जन्म 1880 में हुआ है। जमाना पत्रिका में प्रकाशित है। सोजे वतन 1908 कहानी संग्रह में प्रकाशित हुआ था। इसमें 3 रतन है, कैदी के आंसू, सती की चिता की राख, और खून का कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरा है। दिलफिगर नायक है, दिल फरेब नायिका है। देश प्रेम से परिपूर्ण ये कहानी है। अमृतसर आ गया 1973 में लिखा गया था भीष्म साहनी के द्वारा। भीष्म साहनी का जन्म 1915 हुआ है। 3 पठान है, वजीराबाद स्टेशन का नाम है। चीफ की दावत की बात कर लेते हैं 1957। भीष्म साहनी इसके लेखक हैं। पहला पाठ कहानी से लिया गया है। इसके अगर प्रमुख पात्र की बात कर लेते हैं तो मिस्टर सामनाथ हैं, सामनाथ की पत्नी है, सामनाथ की माँ है। आकाशदीप 1929 में प्रकाशित हुआ था। जयशंकर प्रसाद इसके लेखक हैं। इनका जन्म 1889 में हुआ था। आकाशदीप कहानी संग्रह से लिया गया है। इसमें बुधगुप्त जो है वह नायक है, और चंपा क्या है, नायिका है। अब यहाँ पे और देखेंगे सिक्का बदल गया 1948, जो कि ऑलरेडी मैं जो प्लेलिस्ट बनाया हूँ या कहानी पढ़ाया हूँ उसमें तो मैंने डीपली इसका चर्चा किया है। लेकिन एक शॉर्ट नोट्स आप कैसे बना सकते हैं जिससे कि आप कम समय में इसको याद रखेंगे, उसका नमूना मैं आपके समक्ष यहाँ रख रहा हूँ। आप इससे आइडिया लगा सकते हैं। ये रहा धुलाई वाली का, ईदगाह का, ठीक है। फरीश्वरनाथ रेणु महिला अंचल का जिक्र है, आप देख सकते हैं। राही का है, ठीक है। कानून में कंगना का है, तो राही का देखेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 में हुआ था। राही जो 1947 में लिखा गया था, हंस पत्रिका में छपी थी। इसमें क्या है, राही जो है गरीब महिला है जो कि अनाज की चोरी करती है, चोरी में जेल जाती है, 1 साल की सजा मिलती है। इसकी जाति मंगरौरी है। इसमें एक अनीता है जो कि स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाली हैं।
कानों में कंगना की बात कर लेते हैं तो 1913 में इसका प्रकाशन हुआ था, हिंदू पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, कुसुमांजलि कहानी संग्रह में। और इसमें क्या, नरेंद्र का किरण से विवाह होता है, भावुकतापूर्ण कहानी कहा किसने, शुक्ल जी ने। और किन्नरी कौन थी इसमें, एक नाचने वाली थी जिससे कि वो नरेंद्र मोहित हो जाता है। तो इस तरह से ये इम्पोर्टेंट रहा। अब देखिए क्या है, एक और अगला और वीडियो लाऊंगा जिसमें कम से कम आपके 10 क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे। अगर 10 क्वेश्चन बने तो 20 नंबर आपका पक्का है। इस तरह से कम समय में, चूंकि एग्जाम अपने सर पे है, तो मैं आपको नोट्स लेके आ रहा हूँ ताकि इस नोट्स के माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन कर पाएंगे। दूसरी चीज़ की, अगर वीडियो आपको लंबा लगे ना तो आप इसको 2 गुना 1.5 गुना स्पीड में देखिए। मैंने अलग अलग सब्जेक्ट का, अलग अलग टॉपिक का प्ले लिस्ट बना दिया है, आप प्ले लिस्ट में जाएँ, उसको देखें, तैयारी करें। दूसरी चीज़ कि एग्ज़ाम आपके सर पे है, आप मन लगा के पढ़ें, बार बार रिवीजन करें। आप जितना रिवीजन कीजिएगा एग्ज़ाम में उतना बेहतर कीजिएगा। बाकी शुभकामनाओं के साथ अगले अगले अपडेट हम करते रहेंगे। जो कुछ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, फैक्ट आएगा, उसको लेकर के मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।